नमस्कार दोस्तों, मैं कमल सारस्वत आपका वापस स्वागत करता हूँ सारथी एकेडमी की इस अगले एपिसोड में। छुट्टियाँ बीत गई, मैं वीडियो नहीं बना पाया, कुछ कारण रहे थे। इस कारण बना रहा हूँ, कुछ वीडियो नोट्स बना लिए हैं। अब मैं चर्चा नहीं करूँगा, सीधा मुद्दे पर आते हैं। जो हमारा लास्ट बिंदु था जो हम लोग पढ़ रहे थे, जो हमने पढ़ा है वो था गुप्तकालीन जो साहित्य था स्थापत्य था, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मुगल कालीन वाला जो टॉपिक है, सेकंड टॉपिक है, पहला जो पॉइंट जो हम लोगों ने पढ़ा है गुप्तकालीन और मुगल कालीन का कला साहित्य और संस्कृति वाला, उसके अंदर गुप्त काल हमारा पूरा हो चुका। हमने मंदिर पढ़ लिए हैं और साहित्य पढ़ लिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो बिंदु आएगा वो आएगा मुगल काल का साहित्य, कला और स्थापत्य। तो इसके अंदर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब सीधा आप मेरी स्क्रीन पर पहुंचेंगे तो हम लोग देखते हैं मुगल कालीन स्थापत्य एवं साहित्य। इसमें वही रहेगा, साहित्य है, स्थापत्य है और कला है। साहित्य के अंदर जो पुस्तकें रहती है मुख्य तौर पर उनका प्रश्न आता है पुस्तकों से संबंधित। स्थापत्य के अंदर जो वहाँ की इमारतें हैं, जो भी मुख्यतः अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ के समय की जो इमारतें, क्योंकि औरंगजेब ने कोई ज़्यादा इमारतें नहीं बनाई थी इन तीनों की इमारतों से एक प्रश्न आता है। और कला, कला के अंदर दो प्रकार की कला हो गई, एक तो मूर्ति कला और दूसरी हो गई चित्रकला। प्रश्न की संभावना चित्रकला से ज़्यादा आती है, क्योंकि चित्रकारों के नाम पूछते हैं, उनकी विशेष कोई पेंटिंग्स होती है, उन्होंने कुछ विशेष चित्र बनाए होते हैं, उनसे प्रश्न आता है। तो चित्रकला से प्रश्न आ सकता है, इन तीनों से आते हैं। पिछले सालों का जो ट्रेंड रहा है वो ये रहा है कि अधिकांश प्रश्न इमारतों से आए हैं या चित्रकारों से आए हैं, लेकिन जो किसी के नहीं आता वो हमारे आ जाता है। इसलिए मेरे को इस बार संभावना लगती है कि पुस्तकों से प्रश्न पूछा जाएगा। तो पुस्तकों के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं, चलते हैं आगे। एक इतिहासकार हुए हैं, मध्यकालीन इतिहासकार, जिनका नाम है सतीश चंद्र। हम लोग इतिहास वाले पढ़ते ही हैं इनकी पुस्तकों को, सतीश चंद्र करके इनका नाम है। इन्होंने बोला है कि जो दूसरा स्वर्ण काल, इन्होंने बोला मुगल काल को क्या बोला है, इन्होंने मुगल काल को बोला है किसका दूसरा स्वर्ण काल है, संस्कृति व साहित्य का दूसरा क्या है, स्वर्ण काल है। मुगल काल क्या है, संस्कृति व साहित्य का क्या है, दूसरा स्वर्ण काल, गोल्डन एरा ऑफ द कल्चर एंड द लिटरेचर। किसने बोला है, सतीश चंद्र ने बोला है। पहला किसको बोला गया था, गुप्त काल को, इसीलिए इन दोनों को हमारे टॉपिक में डाला गया है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो मुगल कालीन, जो पहला, अब मैंने क्या किया, इनको शासकों के वाइज जमा दिया है, मतलब जिस शासक के समय जो रचनाएं हुई हैं उनको सारे को अलग अलग मैंने क्लासीफाई करके इनको लिख दिया है। तो पहला जो मुगल शासक आता है वो है बाबर। बाबर ने अपनी खुद की एक आत्मकथा लिखी है, ऑटोबायोग्राफी लिखी है इंग्लिश में कहें तो, यानी खुद ने अपने बारे में जो लिखा है, बाबर की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम है तुजुके बाबरी। तुजुके बाबरी। बाबर मूलतः भारत का नहीं था, वो बाहर का आया था, अफगानिस्तान और काबुल प्रांत का रहने वाला था। उसकी जो वहाँ की जो भाषा थी वो तुर्की भाषा थी। अकबर यहाँ का आदमी नहीं था। भारत में आने के बाद उसकी जो संतानें हुई हैं, हुमायूं हुआ है, अकबर हुआ है, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, इनके समय तक फारसी भाषा का विकास हो गया था। अकबर के समय, बाबर के समय, बाबर चूंकि बाहर से आया था तो उसकी जो मूल भाषा रही थी वो तुर्की भाषा थी। तो अपनी आत्मकथा स्वाभाविक रूप से उसने किस भाषा में लिखी है, तुर्की भाषा में ही लिखी है। तो ये प्रश्न आ जाए कि बाबर की आत्मकथा कौन सी है, तुजुके बाबरी है, और किस भाषा में लिखी गई है, तुर्की भाषा में लिखी गई है। अब ये तुर्की भाषा में लिखी गई, हम लोगों को तुर्की भाषा आती नहीं है, तो क्या करते हैं, जो बड़े बड़े इतिहासकार होते हैं, जो बड़े बड़े लेखक होते हैं, वो क्या करते हैं, जो मूल भाषा में लिखी हुई पुस्तकें होती हैं उनको क्या करते हैं, पाठकों की सहूलियत के लिए, उनकी सुविधा के लिए उनको क्या करते हैं, अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट कर देते हैं, अनुवाद कर देते हैं। तो अनुवादित रूप से उन्होंने क्या किया है, कुछ अनुवाद किए हैं। अब ये जो अकबर की जो
सॉरी बाबर की जो ये तुजुक बाबरी है, इसका 4 बार फारसी भाषा में अनुवाद हुआ है। चारों के नाम हमको याद रखने हैं। 2 फारसी में अनुवाद हुमायूं के काल में हुए हैं। पहला किया था जेना खान ने, दूसरा किया है पायंदा खान ने। पहला जेना खान, दूसरा पायंदा खान। और किसके काल में किए हैं? हुमायूं के काल में। तीसरा अनुवाद हुआ है अकबर के काल में, अब्दुल रहीम खान खाना जो उसके नवरत्नों में से एक थे, उसने किया था, जो कब हुआ था? अकबर के काल में। 3 हो गए। चौथा होता है अकबर के बाद जहांगीर आता है, जहांगीर के काल में नहीं हुआ, शाहजहां के काल में होता है, मीर अबू तलिब के काल में। 4 अनुवाद हुए। कौन सी भाषा में? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न आ जाए कि तुर्की भाषा से फारसी भाषा में कितनी बार अनुवाद हुए हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं 4 बार। तुर्की से फारसी में, क्योंकि मूल भाषा तुर्की में लिखी थी। तुर्क का रहने वाला नहीं था, टर्की का रहने वाला नहीं था, क्योंकि उस समय जो इस्लाम धर्म का जो क्षेत्र बढ़ा, जो मंगोल लोग थे और अरब का जो क्षेत्र बढ़ा, तो उनके साथ कहीं ना कहीं तुर्की भाषा वहाँ तक पहुँच गई थी। ये अफ़गानिस्तान के ऊपर जो काबुल है, ट्रांसोक्शियाना जिसको प्रांत कहते हैं, उस ट्रांसोक्शियाना के अंदर एक जगह फरगना, वहाँ पर ये बाबर रहता था, वहीं पर इसका जन्म हुआ। वहाँ से ये लड़ता झगड़ता काबुल होता हुआ आगरा लाहौर जीतता हुआ दिल्ली तक पहुँचा है। तो इसकी मूल भाषा तुर्की थी, तो इसने तुर्की में लिखा और तुर्की से 4 बार फारसी भाषा में हुआ है। जेना खां पायंदा खान ने हुमायूं के काल में किया, अब्दुल रहीम खान ने अकबर के काल में किया और मीर अबू तलिब ने शाहजहां के काल में किया है। अब चूंकि फ़ारसी भाषा भी सभी को नहीं आती है, क्योंकि जो फॉरेनर लोग हैं लाइक यूरोपियंस हैं, अमेरिकन्स हैं, उन लोगों को भी, क्योंकि वहाँ पर भी रिसर्च होती है, वहाँ पर भी अकबर के शासनकाल को, भारत के शासन को समझाया जाता है इतिहास के रूप में। तो इस इतिहास को पढ़ाने के लिए उन लोगों ने क्या किया, इसका तुर्की भाषा से भी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया और फारसी भाषा से भी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। तो ये भी मैंने लिखा है, 2 भागों में इसको मैंने डिवाइड किया है। पहला भाग है फारसी भाषा से इंग्लिश में होने वाले और दूसरे तुर्की भाषा से इंग्लिश में होने वाले। तो जॉन लीडन और एरिस्कन ने क्या किया है, इसको फारसी से इंग्लिश में चेंज किया है, ट्रांसलेट किया, अनुवाद किया है। जॉन लीडन और एरिस्किन, ये 2 लेखक हैं जिन्होंने फारसी से इंग्लिश में किया। और एक और किया है फारसी से इंग्लिश में किंग लूकस ने। किसने किया है? किंग लूकस ने। फारसी से जॉन लीडन और एरिस्कन ने, और किंग लूकस ने फारसी से इंग्लिश में। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट जो माना जाता है, सबसे जो प्रायोगिक माना जाता है, वो कौन सा है? A.S. बेवरिज। एक महिला थी जिसने ट्रांसलेट किया है। किस भाषा से? सीधा इसने तुर्की भाषा से। बोले फारसी वालों ने अपने मन से भी बातें लिख दी होगी, क्योंकि हमको तुर्की आती नहीं है, तो जो उसने कहा होगा, नहीं कहा होगा, सबको मिला जुला कर रख दिया। तो इसने क्या किया, तुर्की भाषा से सीधा किस भाषा में ट्रांसलेट कर दिया? इंग्लिश भाषा में। बोले कि जो सीधा है एज इट इज़ उसने तुर्की से उठाया और इंग्लिश के अंदर रख दिया। तो ये सबसे ज़्यादा जो प्रमाणिक जो माना जाता है वो A.S. बेवरिज का माना जाता है। तो प्रश्न आ जाए कि बाबरी भाषा का सर्वाधिक प्रमाणिक जो अनुवाद है वो किसने किया था? तो A.S. बेवरिज ने किया था, जो कि तुर्की भाषा से इंग्लिश भाषा में हुआ था। बाबर, यहाँ पर एक लाइन जो लिखी थी, ये जो थी मेरे मूल नोट्स में नहीं थी, मैंने अभी एक पुस्तक पढ़ी थी, उसके अंदर एक लाइन मिली है जो शायद आ सकती है परीक्षा के अंदर, कि एक इतिहासकार हुए एल्फिंस्टन नाम से, इन्होंने लिखा है कि बाबर की ये जीवनी सारे एशिया में वास्तविक ऐतिहासिक सामग्री है। उनका कहने का मतलब है कि पूरे अगर एशिया के अंदर कोई इतिहास की पुस्तक संभाली जाए तो सर्वाधिक श्रेष्ठ पुस्तक अगर मानी जाएगी तो कौन सी मानी जाएगी? बाबर की जीवनी। उस समय की, बाबर के बाद की नहीं, बाबर तक के समय की ऐतिहासिक सर्वाधिक अच्छी ऐतिहासिक सामग्री कौन सी है? ये एल्फिंस्टन के अनुसार तुजुके बाबरी। ये लाइन लिखी है, इसको आप पढ़ सकते हैं, ये महत्वपूर्ण हो सकती है। आगे चलते हैं। बाबर ने एक रचना है रिसाला ए वालिदिया, जो तुर्की भाषा में उसने लिखा था। बाबर ने खुद ने एक रचना लिखी थी जिसका नाम है रिसाला ए वालिदिया, जिसको तुर्की और पद्य भाषा में, गद्य और पद्य 2 शैलियाँ होती हैं हिंदी के अंदर, हम लोग जानते हैं। गद्य के अंदर सीधे सीधे चलते हैं, पद्य के अंदर काव्यात्मक रूप में उसका निरूपण किया जाता है। तो पद्य शैली में उसने रिसाला ए वालिदिया लिखी। बाबर ने कविता संग्रह भी लिखा है, कविताओं का एक कंपाइलेशन उसने लिखा है जिसके अंदर, जिसको कहा गया दीवान। ये महत्वपूर्ण है।
आप इससे प्रश्न आने की संभावना है, क्योंकि ये छुपी हुई चीज़ें हैं जो मैंने अभी एक पुस्तक पढ़ रहा था तो उसके अंदर मेरे को मिली, जो अन्य पुस्तकों में नहीं मिल पाई। अन्य पुस्तकों में भी है लेकिन मैं उस पर ध्यान नहीं दिया। तो ये जो है बाबर की एक प्रसिद्ध कविता संग्रह है, ये कौन सा है? दीवान। और बाबर की जो ऑलमोस्ट रचनाएं हैं वो कौन सी भाषा में है? तुर्की भाषा में है, लगभग सभी तुर्की भाषा में है। तो बाबर ने कौन सी रचना लिखी है? तुर्की भाषा के अंदर दीवान लिखा है, जो उसका क्या है? कविताओं का संग्रह। मतलब उसने खूब सारी कविताएं लिखी थी, उन सबको कंपाइल किया, सबको संकलित किया और एक संग्रह का निर्माण कर दिया। उस संग्रह का नाम था दीवान। अब चलते हैं, बाबर की रचनाएं यहाँ पर पूरी होती हैं। आगे बढ़ते हैं। हुमायूं, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर। तो हुमायूं के समय की जो रचनाएं हैं, क्योंकि हुमायूं का जो शासनकाल था उसको भटकता हुआ राजा माना जाता है। कुछ साल आया, 5 साल रहा, फिर शेर शाह सूरी आया और उसको भगा दिया। फिर 10 साल रहा, फिर उसके बाद 1-2 साल में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसने कुछ ज़्यादा वो लिखा पढ़ी नहीं करवा पाया। फिर भी उसके शासनकाल की कुछ 2-3 पुस्तकें हमको प्राप्त होती हैं। तारीख ए रशीदी, ये उसके काल में लिखी गई थी, जिसका लेखक था मिर्ज़ा हैदर दौलत। तारीख ए रशीदी, इसका लेखक था मिर्ज़ा हैदर दौलत। दूसरी रचना जो है उसके समय लिखी गई थी हबीब उस सियार और कानून ए हुमायूं नामा है। दोनों एक ही पुस्तक के नाम हैं, ये दोनों नाम जो है एक ही पुस्तक के हैं, हबीब उस सियार और कानून ए हुमायूं नामा। इसका लेखक था खोंदा मीर। खोंदा मीर इसकी उपाधि थी, मूल नाम इसका गयासुद्दीन था। मूल नाम क्या था? गयासुद्दीन। ये क्या था इसका मूल नाम? और खोंदा मीर क्या एक थी इसकी उपाधि थी। इसकी एक और उपाधि थी जिसका नाम था अमीर ए अखबार। मतलब ये सारी खबरों को रखता था हुमायूं की, इसलिए इसकी एक उपाधि का नाम क्या था? अमीर ए अखबार। आगे चलते हैं। अकबर के समय खूब सारी रचनाएं होगी। अकबर के काल को साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है, मुगल कालीन साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। खूब सारी लेखन कार्य हुआ है उस समय। सबसे पहला जो लेखन कार्य होता है वो है बायजीद बयात का। बायजीद बयात था कौन? बायजीद बयात था अकबर का शाही रसोइया, मतलब जो बावर्ची होता है उसका शेफ था, मास्टर शेफ था। मतलब अकबर के लिए जो खाना बनेगा या उसके परिवार के लिए, जो शाही परिवार होता था उसके लिए खाना बनाने वाला ये था बायजीद बयात। अभी खाना बनाने वाला था तो इसको सारी बातें पता होती थी, सब कहाँ क्या चल रहा है, कैसा है, लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कपड़ा कैसा पहनते हैं, कितना पैसा है, हरम में क्या चल रहा है, राज दरबार में क्या चल रहा है, सारी जानकारी इनको रहती थी। इसने 2 रचनाएं लिखी है। पहली रचना है तज़किरा ए हुमायूं और दूसरी रचना है तज़किरा ए अकबर। 2 रचनाएं इसने की है, तज़किरा ए हुमायूं, तज़किरा ए अकबर। अकबर की जीवनी लिखने वाला प्रथम लेखक था। अकबर ने भी अपनी, बाबर ने तो अपनी लिख दी थी, अकबर ने खुद की, क्योंकि अकबर लिख ही नहीं पाता था। कारण क्या था? अकबर निरक्षर था, उसको अक्षरों का ज्ञान तो था, पढ़ सकता था लेकिन लिख नहीं सकता था, निरक्षर कहा जाता था। इसलिए अकबर हमेशा सुनता था। अब नहीं जानता है लिखना तो लिख नहीं पाया खुद की आत्मकथा, तो दूसरों से उसने लिखवाई। तो लिखवाने के बाद जो पहला लेखक जो उसकी जीवनी का था वो कौन सा था? बायजीद बयात था और उसने अकबर की जीवनी लिखी थी। उसका नाम क्या है? तज़किरा ए अकबर। हुमायूं के बारे में भी उसने लिखा है, जो कौन सी जीवनी है? हुमायूं की जीवनी है, तज़किरा ए हुमायूं और तज़किरा ए अकबर। अगला जो लेखक आता है वो है निजामुद्दीन अहमद। बहुत प्रसिद्ध लेखक है, इसके प्रश्न आए हुए हैं निजामुद्दीन अहमद का। इसका मूल छोटा सा नाम इसको निजामी कहते थे। इसने एक पुस्तक लिखी है तबकात ए अकबरी या तारीख ए निजामी। दोनों एक ही पुस्तक का नाम है, पर जो इम्पोर्टेंट नाम है वो है तबकात ए अकबरी। निजामुद्दीन अहमद की तबकात ए अकबरी। इसमें 9 तबके हैं। तबके मतलब 9 ग्रुप हैं, 9 यूनिट के 9 इकाइयाँ हैं, 9 अध्याय हैं, जो भी आप समझना चाहें। 9 तबके हैं या अध्याय हैं। उसमें उसने लिखी है तबकात ए अकबरी। किसने लिखी? निजामुद्दीन अहमद ने। इसका छोटा नाम था निजामी। इसने खलीफा का षड्यंत्र लिखा है। तो प्रश्न आ जाए, अकबर के समय खलीफा का, हुमायूं के समय खलीफा का षड्यंत्र हुआ था, उसके बारे में लिखने वाला है था
निजामुद्दीन अहमद। तो खलीफा का षड्यंत्र क्या था, वो इतिहास के पृष्ठों का प्रश्न है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बस ये याद रख सकते हैं कि खलीफा का षड्यंत्र जो हुआ था उसके बारे में किसने लिखा है, निजामुद्दीन अहमद ने। आगे आते हैं, अकबर के काल का एक और प्रमुख लेखक है आरिफ कंदहारी। इसकी एक रचना है आरिफ कंदहारी की, तारीख ए अकबर। तबकात अकबरी निजामुद्दीन अहमद है और आरिफ कंदहारी की एक पुस्तक है तारीख ए अकबर। तारीख अकबर का लेखक कौन है, आरिफ कंदहारी। अब ये कुछ नाम ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नाम है, जब आप इनको 4-5 बार पढ़ेंगे तभी आपको याद होंगे। एक बार में तो डर के आप छोड़ देंगे, बोले इस पोर्शन को छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ने से होगा ये नुकसान कि एक सिंगल नाम आने से, एक आप नाम याद कर लेने से आपका एक प्रश्न सही होगा और 2 नंबर आप आगे पहुंच जाएंगे। जो लोगों को नहीं आएंगे, आपके सब्जेक्ट वाले जैसे जो विज्ञान विषयों से दे रहे हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इनसे दे रहे हैं, उन लोगों को ये प्रश्न नहीं याद होंगे, लेकिन अगर वो याद कर लेते हैं तो उनके 2 नंबर आगे पहुँच जाएंगे। या जो लोग हिंदी से दे रहे हैं, हिंदी वालों के लिए तो क्योंकि उनको साहित्य में चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, उनके लिए तो यही है। इतिहास वालों को याद रखते हैं, पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए थोड़ा ये क्लिष्ट हो सकता है, लेकिन याद करना आवश्यक है। एक प्रश्न सीधा एक नाम याद किया, किताब का नाम लगाया टिक, और 2 नंबर आपके खाते में। आरिफ कंदहारी का नाम यह महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि आरिफ कंदहारी जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध जब हुआ था उसका जो प्रत्यक्षदर्शी था, प्रत्यक्षदर्शी था। पानीपत के 3 युद्ध होते हैं, पहला बाबर ने लड़ा, दूसरा अकबर ने लड़ा, और तीसरा युद्ध जो बाद में हुआ था अंतिम समय में, मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के मध्य पानीपत का तीसरा युद्ध 1700 के आसपास 1761-62 में हुआ है। तो पानीपत का सेकंड युद्ध का ये प्रत्यक्षदर्शी था। इसने जो पानीपत का युद्ध हो रहा था तो ये लाइव वहाँ पर टेलीकास्ट कर रहा था, स्ट्रीमिंग चल रहा था, लाइव चल रहा था, इंस्टाग्राम पर भी लाइव था। लाइव था तो पीछे बैठ के इसने एक पुस्तक लिख दी जिसका नाम था तारीख ए अकबर। उस तारीख ए अकबर के अंदर इसने, लेखक कौन है इसका, आरिफ कंदहारी, और इसके अंदर उसने प्रत्यक्ष दर्शन लिखा है, लाइव टेलीकास्ट लिखा है। किसका लिखा है, पानीपत के सेकंड युद्ध का। आगे बढ़ते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है बदायूनी का, बहुत महत्वपूर्ण नाम है बदायूनी का। बदायूनी बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं। जो राजस्थान का इतिहास आता है उसके अंदर भी हम लोग बदायूनी के बारे में पढ़ते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध के समय की बात है। हल्दी घाटी का जब हम लोग विवरण पढ़ते हैं, महाराणा प्रताप वाला जो विषय आता है जिसमें बदायूनी का नाम आता है, बदायूं ने इसको किस नाम से युद्ध पुकारा है, और अलग अलग जो लेखक हैं उन्होंने इस हल्दी घाटी युद्ध को अलग अलग उपमा दी है, तो उस बदायूनी का नाम वहाँ पर भी आता है। तो राजस्थान के इतिहास में बदायूनी है और भारत के इतिहास में बदायूनी। महत्वपूर्ण नाम इसका पूरा नाम था अब्दुल कादिर बदायूनी। बदायूनी इसलिए था क्योंकि अकबर ने इसको बदायूं के अंदर 1000 बीघा ज़मीन दी थी। बदायूं में कितनी, 1000 बीघा इसको ज़मीन प्राप्त हुई थी। अब ज़मीन प्राप्त हो गई तो बदायूं का मालिक हो गया, तो बदायूं का मालिक होने से इसका नाम क्या हो गया, बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी। अब ये राजस्थान से संबंधित है इसलिए इसको याद लिखना महत्वपूर्ण था। इससे प्रश्न आते हैं क्योंकि राजस्थान का टोडा भीम में इसका जन्म हुआ था। ये टोडा भीम जो है वो टोडा रायसिंह जो देवली टोक वाला क्षेत्र है वहाँ पर इसका जन्म हुआ है। इसलिए इम्पोर्टेंट है ये क्योंकि इसने हल्दी घाटी की युद्ध का प्रत्यक्ष लाइव टेलीकास्ट किया था, लाइव स्ट्रीमिंग की थी, पूरा लाइव चल रहा था। अब्दुल कादिर बदायूनी। तो पानीपत के सेकंड युद्ध का लाइव करने वाला था आरिफ कंदहारी, और हल्दी घाटी के युद्ध का लाइव करने वाला था, लिखने वाला था, प्रत्यक्षदर्शी था, वो कौन था, अब्दुल कादिर बदायूनी। इसकी जो एक ही रचना है मुंतखब उल तवारीख, बहुत महत्वपूर्ण रचना है, इसको आपको याद करनी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी, याद क्या करनी है, मुंतखब उल तवारीख। ये किसकी रचना है, बदायूनी। मुंतखब उल तवारीख नामक एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका डायरेक्टर था बदायूनी, मुंतखब उल तवारीख। अब चूंकि ये क्या कि कट्टर व्यक्ति था जो इस्लाम के कानूनों में, इस्लाम के अंदर बहुत कट्टरता से पालन करता था, और अकबर की नीतियाँ हम देखते हैं तो उदार नीतियों का पोषक था अकबर। तो उन पोषक नीतियों के कारण ये क्या करता, इनके मध्य बनती नहीं थी, और अकबर की नीतियों का क्या करता था, घोर आलोचना करता था। इसने फतवे भी जारी कर दिए थे, बोले अकबर ये है, अकबर काफिर बन चुका है, अकबर ये हो चुका है, तो उसके बारे में उसने लिखा है।
आगे चलते हैं। शेख अल हदाद फेजी सरहिंदी, इसने अकबरनामा लिखा है। अल हदाद नाम आप मिस कर सकते हैं, इसका छोटा नाम सीधा याद रख सकते हैं, फेजी सरहिंदी। इनकी रचना है अकबरनामा और तारीख ए हुमायूं शाही। अकबरनामा और तारीख ए हुमायूं शाही। आगे अगला नाम जो आता है वो है मीर अलाउद्दौला कजीवनी। मीर अलाउद्दौला कजीवनी, इसने एक रचना लिखी है नफ़ाइस उल मासिर। अब ये नाम आपको याद करने में तो एक बार सिंगल बार उच्चारण करूँगा, ये आपको याद। मीर अलाउद्दौला कजीवनी की रचना है नफ़ाइस उल मासिर। अब्दुल हक देहलवी की रचना है अखबार उल अखियार। अब अखबार उल अखियार एक सूफ़ी रचना है, ये अकबर से संबंधित रचना या इस्लाम उससे संबंधित रचना नहीं है, ये एक सूफ़ी रचना है। अखबार उल अखियार किसने लिखी है? अब्दुल हक देहलवी ने। अब कुछ रचनाएं हैं जो मैंने बाद में ऐड की इसमें। गुलबदन बेगम जो अकबर की बुआ लगती थी और हुमायूं की बहन लगती थी, इसने एक रचना लिखी है हुमायूं नामा। गुलबदन बेगम का क्या है? हुमायूं नामा है। अब्बास सरवानी ने लिखा है तोहफ़ा-ए अकबर शाही। अहमद यादगार ने लिखी है तारीख़ सलातीन अफ़गाना। फेज़ी सरहिंदी की अकबरनामा हमने वापस ऊपर देख ली है, मैंने पुनः रिपीट कर दी है। तो गुलबदन बेगम की हुमायूं नामा इम्पोर्टेंट है और फेज़ी सरहिंदी की अकबरनामा इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं अबुल फज़ल। अब इसको अबुल फज़ल भी कहते हैं, चाहे जो कहें, हमारे तो जो परीक्षा में नाम आ जाए वो महत्वपूर्ण है। अब इंग्लिश में वो लिखते हैं FAZL, तो ये फज़ल भी हो जाता है और फज़ल भी हो जाता है। नागौर में इनका जन्म हुआ है। तो राजस्थान से संबंधित दूसरा बहुत बड़ा मुगल कालीन इतिहासकार, इसका संबंध भी किससे? राजस्थान से। नागौर में इसका जन्म हुआ है। पीछे टोडा देवली टोंक से जन्म लेने वाला था अब्दुल कादिर बदायूनी। पिता शेख मुबारक, बहुत अकबर के समय के बहुत बड़े लेखक व कानूनों के जानकार थे, कानूनज्ञ कह देते हैं। इसकी एक ही रचना है जो सबसे महत्वपूर्ण है, अकबरनामा। अबुल फजल ने एक रचना लिखी है अकबरनामा। एक और रचना है इसकी जो कशकोल जिसको कहा जाता है, किसको? इसका दूसरा नाम है अकबरनामा और कशकोल। आगे बढ़ते हैं। अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं वो 12वीं की NCERT से मैंने निकाले हैं। अकबरनामा के बारे में उस 12वीं की NCERT में विस्तार से दिया हुआ है, तो मेरे को लगा कि वहाँ से प्रश्न यहाँ डालेंगे, अवश्य डालेंगे, तो मैंने यहाँ से यहाँ ले आया। अकबरनामा को किसकी संज्ञा दी गई है? गुलाब बाग कहा गया है। अकबरनामा है, इसको संज्ञा दी गई है गुलाब बाग की। इसको लिखने में 7 वर्ष लगे हैं। 1589-90 से प्रारंभ हुई, 1597-98 में प्रारंभ हुई। तो 7 वर्षों के अंदर ये अकबरनामा पूरी होती है। इसमें 5 बार संशोधन किया गया है। 3 भागों में लिखी गई है, इसे 3 जिल्द कहते हैं। 3 जिल्द मतलब 3 भागों में इसको लिखा गया है, या 3 वॉल्यूम कह सकते हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। 3 एडिशन नहीं है, बहुत बड़ी किताब है, उसको 3 भागों में लिखा गया है। पहला, दूसरा और तीसरा भाग जो है उसका नाम है आइन-ए-अकबरी। तो प्रश्न आया अकबरनामा का कौन सा भाग आइन-ए-अकबरी कहलाता है? तीसरा भाग। या अकबर आइन-ए-अकबरी किस पुस्तक का भाग है कि तीसरा भाग है, वो कौन सा है? आइन-ए-अकबरी। अब आइन-ए-अकबरी को क्या किया गया है? 5 भागों में पुनः बांटा गया है। ये वाला भाग जो है वो मैंने NCERT से लिया है कि आइन-ए-अकबरी के 5 भागों के नाम हमको याद रखने हैं, जिसमें से 3 नाम दिए हैं, 2 नाम नहीं हैं। पहला भाग है मंजिल आबादी, दूसरा भाग है सिपह आबादी, तीसरा भाग है मुल्क आबादी और चौथा 5वां अन्य भाग है। 3 भाग है। मंजिल आबादी, मंजिल से पता चल रहा है, मंजिल जो है फारसी भाषा में मंजिल कहा जाता है मकान को या घर को, तो इससे सीधा पता लग जाएगा कि मंजिल माने घर और घर मतलब कि घर में रहने वाले लोग। तो मंजिल आबादी में किससे संबंधित बात होगी? शाही घर परिवार से संबंधित बात होगी। दूसरा आता है सिपह आबादी। सिपह से पता चलेगा सिपाहियों से संबंधित होगी, राजाओं से संबंधित होगी, उसके अधीनस्थ प्रशासन से संबंधित होगी, इसलिए सिपह आबादी किससे संबंधित है? मनसबदारी और प्रशासन से। तीसरी आबादी है मुल्क आबादी।
मतलब पूरे मुल्क की बात होगी, मुल्क कितना लंबा चौड़ा, मुल्क कितना फैला हुआ, कितने प्रांतों में, राज्यों में बटा हुआ, कौन सी सरकारें हैं, उनसे क्या संबंध है, ये होगी मुल्क आबादी। तो प्रांतों व सरकारों में संबंध, 3 आबादियाँ हैं, मंजिल आबादी, सिपा आबादी और मुल्क आबादी। मंजिल में शाही घर परिवार, सिपा में प्रशासन मनसबदारी और मुल्क आबादी में संपूर्ण प्रांतों की रचना, उनसे संबंध। तो अकबर के शासनकाल में प्रांत कितने बताए हैं अबुल फजल ने? 12। ये इम्पोर्टेंट है। अबुल फजल के अनुसार मुगल अकबर के शासनकाल में मुगल जो साम्राज्य था 12 प्रांतों में बटा हुआ था। चौथा और 5वां जो भाग है उसके अंदर भारत की संस्कृति, भारत का धर्म, भारत का साहित्य, भारत की भाषाएं, जो भी आप ऐड करना चाहें वो सारा चौथे और 5वें भाग में संकलित है। 5 भाग हो गए। अकबरनामा के 3 भाग हैं। तीसरे भाग को आईने अकबरी, आईने अकबरी पुनः 5 भागों में है। 5 भागों में किस में क्या क्या इन्होंने डिविडेशन किया है वो हमने देख लिया। अब इसको प्रथम बार आंकड़े देने वाला इतिहासकार कहा गया, क्योंकि पहली बार कोई इतिहासकार आया था जिसने आंकड़े दिए हैं कि कहाँ पर कितना पैसा लगता है, कितना राजस्व वसूला होता है, कितना कर लगता है, किस फसल की कितनी कीमत है, किस खेतों को कितने बीघाओं में बांटा गया है, कहाँ कहाँ पर कौन सी फसल होती है, किस मौसम में फसल होती है, सारा उन्होंने विभाजन किया था। किसने किया है? अबुल फजल ने। इसलिए इसको कहते हैं प्रथम बार आंकड़े देने वाला प्रथम इतिहासकार है। अबुल फजल ने क्या किया है? धर्मनिरपेक्ष शब्दावलियों का प्रयोग किया जाए। इसमें अबुल फजल ने कहीं पर भी कट्टर शब्द, जैसे कट्टर शब्द आता है दारुल इस्लाम, मतलब ये सारी भूमि जो है वो किसकी भूमि है? इस्लाम की भूमि है। तो बाबर चाहता था कि भारत को दारुल इस्लाम बना दिया जाए, मतलब भारत में सारी जगह इसको एक इस्लामिक राष्ट्र की संज्ञा दे दी जाए। तो दारुल इस्लाम जैसे शब्द हैं, दारुल हर्ब जैसे शब्द हैं, इनका प्रयोग अबुल फजल ने नहीं किया है। तो धर्मनिरपेक्ष शब्दों का प्रयोग किया है और पहली बार क्या किया है? आंकड़े दिए हैं। अबुल फजल इसलिए इम्पोर्टेंट आता है क्योंकि इसने फतेहपुर सीकरी में मदरसा ए अबुल फजल बनवाया। ये प्रश्न आगे रिपीट होगा जब हम साहित्य की बात नहीं, स्थापत्य की बात करेंगे फतेहपुर सीकरी में, तो वहाँ पर उसने क्या बनाया था? मदरसा ए अबुल फजल बनवाया। और ये अकबर ने एक धर्म चलाया था। दीन इलाही क्या था? अकबर का धर्म था। नया धर्म उसने चालू किया। तो जो धर्म में पुजारी होता है, पुरोहित होता है, वो कौन था? अबुल फजल था। ये इम्पोर्टेंट है। अबुल फजल ने हुमायूं को क्या बताया था? हुमायूं की तुलना अरस्तू से की। और अकबर को क्या बताया? इंसान एक कामिल, मतलब एक संपूर्ण इंसान, एक संपूर्ण व्यक्तित्व है इंसान कामिल, वो किसको बताया है? अकबर को बताया है। संपूर्ण व्यक्तित्व है। और अबुल फजल ने हुमायूं की तुलना किससे की है? अरस्तू से। अकबर 59 फारसी कवियों की सूची देता है। किसके अंदर? अकबरनामा में अबुल फजल ने 59 फारसी कवियों की सूची, 59 फारसी कवि हैं, जिसमें कुछ हिंदू थे, कुछ मुस्लिम थे, कुछ अरबी थे। तो अकबरनामा में कितने कवियों की सूची है? 59 कवियों की सूची है। अकबर के शासनकाल में महाभारत का भी क्या हुआ है? अनुवाद हुआ है। नकीब खां, बदायूनी, अबुल फजल, फैज़ी ने मिलकर क्या किया है? महाभारत का क्या किया है? अनुवाद किया है। तो महाभारत का अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ है? अकबर के शासनकाल में संभव हुआ था। ये चारों नाम याद रख लीजिए कि अकबर के शासनकाल में महाभारत के अनुवाद से संबंधित कौन कौन थे, ये प्रश्न आ जाता है। तो नकीब खान है, बदायूनी है, अबुल फजल है और फैज़ी सरहिंदी है। इन्होंने मिलकर महाभारत का क्या किया है? अनुवाद किया। अकबर से संबंधित और भी जानकारी आगे आएगी। अभी जहांगीर बाकी है, शाहजहाँ बाकी है और औरंगजेब बाकी है। तो चलो इसी को इसी कक्षा में पूर्ण कर लेते हैं इस बिंदु को। जहांगीर के समय का साहित्य। तुजू के जहांगीरी, क्योंकि अब बाबर पढ़ा लिखा था, हुमायूं लिख नहीं पाया, समय नहीं था, अकबर निरक्षर था, तो सीधा अगला जो साक्षर उसका जो वंशज होगा वो था जहांगीर। तो जहांगीर ने खुद की आत्मकथा लिखी है। कौन सी रचना है? तुजू के जहांगीरी, बहुत महत्वपूर्ण रचना है तुजू के जहांगीरी। सॉरी। अब इस तुजू के जहांगीरी
जहांगीर द्वारा लिखी गई उसकी स्वयं की आत्मकथा। इसमें अकबर को उसने अर्श आशियानी बताया है। अब अर्श आशियानी का अर्थ होता है स्वर्ग में रहने वाला। किस में रहने वाला? स्वर्ग में रहने वाला। तो अकबर को किसने बताया है स्वर्ग में रहना? ये प्रश्न ऐसे ही आते हैं। अभी हमारे प्रश्न आया था कि पर्सी ब्राउन ने फतेहपुर सीकरी की किस इमारत को मुगलकालीन स्थापत्य का मोती कहा है? ये प्रश्न हमारे था। अब उसका आंसर था तुर्की सुल्ताना का महल। अब ये पर्सी ब्राउन ने किसको क्या कहा है वो प्रश्न पूछ लेते हैं। तुर्की सुल्ताना का महल किसको कहाँ है ये तो सबको मालूम था कि फतेहपुर सीकरी में है, लेकिन किसने उसको स्थापत्य का मोती कहा है ये प्रश्न लगभग छोड़ के गए थे। तो अकबर को अर्श आशियानी कहने वाला कौन है? तुजू के जहांगीर में किसने कहा है? जहांगीर ने कहा है। तुजू के जहांगीरी में जहांगीर ने कहा है। अब प्रश्न आता है किस भाषा में लिखी गई है? क्योंकि बाबर की मूल भाषा तुर्की थी, लेकिन उसके बाद हुमायूं आया, जहाँ अकबर आ गया, तो धीरे धीरे फारसी भाषा का विकास हुआ और फिर इसके बाद की सारी रचनाएं फारसी भाषा में होने लगी। तो तुजू के जहांगीरी किस भाषा में है? फारसी भाषा के अंदर है। लेखन जो है, अब इसका जो लेखन है वो एक ही व्यक्ति ने नहीं किया। भले ही आत्मकथा है अब जहांगीर की, लेकिन कुछ लिखा उसने फिर छोड़ दिया, फिर किसी और ने लिखा छोड़ दिया, फिर किसी और ने लिखा। तो इसके लेखन से 3 लेखक संबंधित हैं, जहांगीर, मोतमिद खां और मोहम्मद हादी। जहांगीर, मोतमिद खां और मोहम्मद हादी। तो जहांगीर ने अपने आरंभ से लेकर 16-17 वर्ष तक उसने लिखा। शासनकाल जो उसका था टोटल जहांगीर का 1605 में अकबर की मृत्यु होती है और 1627 के आसपास शाहजहां शासन में आते हैं। तो 5 से लेकर 27 के मध्य जो 22 वर्ष का शासनकाल है उसके बारे में लिखा है। तो शासन आरंभ से लेकर 16-17 वर्ष का शासन जहांगीर ने लिखा, फिर 2 वर्ष तक 17 और 19 वर्ष तक मोतमिद खां ने लिखा और उसको पूरा किया मोहम्मद हादी ने। इसने इसकी प्रस्तावना भी लिखी थी। इसने इसकी प्रस्तावना भी लिखी है। मोतमिद खान, अब इनके लेखकों के नाम आप सीधे देख सकते हैं। मोतमिद खान जिसने तुजू के जहांगीरी में भी काम किया है, इसने ये भी लिखी है। इकबाल नामा ए जहांगीरी मोतमिद खान ने लिखी है। इसने कहा है कि जो जहांगीर का प्रशासन था उसमें इसकी बेगम नूर जहां का प्रभाव भी था। महिलाओं को प्रशासन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं थी, वो अपने हरम में रहती थी, लेकिन महिलाओं का यह हस्तक्षेप दर्शाता है कि नूर जहां का प्रशासन में कितना प्रभाव था। और इसका उल्लेख करने वाला है मोतमिद खान। और किस रचना में इसने लिखा है? इकबाल नामाए जहांगीरी। मोहम्मद कासिम हिंदुस्तान फरिश्ता। अब ये फरिश्ता जो है वो बहुत महत्वपूर्ण लेखक है इतिहास की दृष्टि से। तो फरिश्ता ने लिखी है गुलशन ए इब्राहिम या तारीख ए फरिश्ता। अब ये जो लेखक है ये शाहजहां या जहांगीर या मुग़ल काल से संबंधित नहीं है, मुग़ल राज्य से संबंधित नहीं है, मुग़ल दरबार से संबंधित नहीं है, ये कहीं और रहता था। बस इसके शासनकाल में इसने ये रचना की। मतलब इसका जो जिस समय जहांगीर शासन कर रहा था उस समय फरिश्ता ने क्या किया है? इसकी रचना की है। तो इसकी रचना कौन सी है? मोहम्मद कासिम फरिश्ता ने एक रचना लिखी है गुलशन ए इब्राहिम। ये बीजापुर के शासक के दरबार में था। बीजापुर दक्कन प्रांत का दक्कन का एक राज्य था, दक्षिण भारत में दक्कन का एक क्या है? प्रांत है। और इब्राहिम आदिल शाह वहाँ का क्या था? पूरा नाम इसका इब्राहिम आदिल शाह है। उसके दरबार में था और इसलिए उसने उसी के नाम पर ये लिखी है गुलशन ए इब्राहिम। रचना का नाम है तारीख ए फरिश्ता या गुलशन ए इब्राहिम। लेखक कौन है इसका? मोहम्मद कासिम हिंदुस्तान फरिश्ता। एक डी लाइट करके एक नामक इतिहासकार हुए हैं जिनकी इंग्लिश में रचना है डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया एंड फ्रेगमेंट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में उसने जहांगीर के काल की घटनाओं का वर्णन किया है। इसे जहांगीर के भारत का गेजेटियर कहा जाता है। अकबर के भारत का गेजेटियर पूछा जाए तो हम लोग अबुल फजल का अकबरनामा लिख सकते हैं। जहांगीर के काल का गेजेटियर पूछा जाए तो डी लाइट द्वारा लिखी गई रचना है डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया एंड द फ्रेगमेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। मोहम्मद हादी जो ऊपर संबंधित थे
इनकी रचना है वाक़ियात जहाँगीरी। मोहसिन फ़नी की रचना बहुत महत्वपूर्ण आती है, इन्होंने एक रचना लिखी है दबिस्तान ए मुजाहिब। मोहम्मद फ़नी की रचना है दबिस्तान ए मुजाहिब। अगले हैं खान जहाँ लोधी, इन्होंने लिखी है तारीख़ खान जहानी। ये अन्य महत्वपूर्ण है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब शाहजहाँ के समय की बात करते हैं। शाहजहाँ के समय शेख फरीद भाकरी ने ज़खीरत उल ख़वानीन लिखी है। मोहम्मद सालेह कम्बो ने अमल सालेह लिखी है। ये बहुत कम महत्वपूर्ण है, ये बहुत गहरे नाम हैं जो हम इतिहास पढ़ने वालों के लिए भी महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा नहीं है। जो महत्वपूर्ण नाम है वो है पादशाहनामा, शाहजहाँ का पूरा इतिहास। शाहजहाँ ने बादशाह की उपाधि धारण की और इसी के नाम से शाह नाम से याद रख सकते हैं। पादशाहनामा शाहजहाँ से संबंधित रचना होगी। लेखन से 3 लोग संबंधित हैं। मोहम्मद अमीन कजीवनी, जिसने पहला लेखक था इसका। जैसे तुजुक जहांगीर के 3 लेखक हैं, उसी प्रकार पादशाहनामा के भी कितने लेखक हैं? 3 लेखक हैं। कौन कौन से? मोहम्मद अमीन कजीवनी, अब्दुल हमीद लाहौरी और तीसरा है मोहम्मद वारिस। अब ये शाहजहाँ का इतिहास है, लेकिन इसको लिखने वाले 3 लोग हैं, मोहम्मद अमीन कजीवनी, अब्दुल हमीद लाहौरी, मोहम्मद वारिस। आगे देखते हैं शाहजहाँनामा। अगली जो रचना है वो कौन सी है? शाहजहाँनामा। उसका लेखक कौन है? मोहम्मद सादिक खान। शाहजहाँनामा का लेखक कौन है? मोहम्मद सादिक खान। तीन लोगों ने शाहजहाँनामा लिखी है। कितने लोगों ने शाहजहाँनामा लिखी? पादशाहनामा के 3 लेखक हैं, मोहम्मद अमीन कजीवनी, अब्दुल हमीद लाहौरी और मोहम्मद वारिस। जिन्होंने सबसे पहले प्रथम लेखक था मोहम्मद अमीन कजीवनी। ये पहला इतिहासकार था शाहजहाँ का, इसको हटाया गया, फिर अब्दुल हमीद लाहौरी को लाया गया, फिर इसको हटाया गया, फिर मोहम्मद वारिस को लाया गया। इन्होंने लिखी है पादशाहनामा। अगली जो रचना है वो शाहजहाँनामा। शाहजहाँनामा भी 3 लोगों ने लिखी है। अलग अलग शाहजहाँनामा है, एक ही 3 लोगों ने मिलकर एक शाहजहाँनामा को नहीं लिखा है। 3 अलग अलग लोगों ने 3 अलग अलग शाहजहाँनामा लिखी है। मोहम्मद सादिक खान ने अपनी शाहजहाँनामा लिखी है, भगवान दास ने अपनी शाहजहाँनामा लिखी है और इनायत खान ने अपनी शाहजहाँनामा लिखी है। एक और प्रमुख जो इतिहासकार हुए हैं वृंदावन दास, इन्होंने लिखी है लुब्बुत तवारीखे हिंद और चहार चमन। जो चंद्रभान करके एक लेखक हुए हैं, इन्होंने एक लिखी है रचना चहार चमन, जिसमें शाहजहाँ की शासन प्रणाली लिखी है और इसने अबुल फजल की शैली को अपनाया है। तो शाहजहाँ के काल में अबुल फजल की शैली पर काम करने वाले लेखक कौन थे? चहार चमन के लेखक चंद्रभान। अब औरंगजेब के समय का साहित्य हम लोग पढ़ लेते हैं। अब क्योंकि औरंगजेब एक कट्टर इस्लामिक व्यक्ति था, जिसको लगता था कि अन्य सभी शासकों की तरह वो नहीं था, उसके अंदर थोड़ी धार्मिक अंधता कह सकते हैं वो ज़्यादा थी, तो उसने साहित्य लिखा। क्योंकि इस्लाम के अंदर साहित्य को प्रश्रय देना वर्जित माना जाता था, ऐसा उसके अनुसार था, तो उसने इतिहास और साहित्य लेखन को प्रश्रय नहीं दिया। फिर भी उसके समय कुछ रचनाएं हुई, उनको देख लेते हैं। खफ़ी खान की रचना इंपॉर्टेंट है, जिसने मुंतखब उल लुबाब लिखा है। आलमगीर नामा, आलमगीर औरंगजेब की उपाधि थी, औरंगजेब का एक अन्य नाम आलमगीर था। इस आलमगीर नामा की रचना मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम ने की है। मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम का आलमगीर नामा है। ईश्वर दास ने फुतुआत आलमगीरी लिखी है। आलमगीरी नाम आ जाए मतलब औरंगजेब की काल की रचना है, तो ईश्वर दास ने लिखी है फुतुआत आलमगीरी। सुजान राय भंडारी ने लिखी है खुलासात तवारीख, जिसमें धरती के आरंभ से लेकर मतलब पृथ्वी का जब प्रारंभ होता है सतयुग से लेकर औरंगजेब के शासन तक 4 किताबें हैं। खफ़ी खान की मुंतखब उल लुबाब, मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम की आलमगीर नामा, ईश्वर दास की फुतुआत आलमगीरी और
सुजान राय भंडारी की है खुलासात तवारीख। अब औरंगजेब ने खुद की एक पुस्तक लिखवाई थी जिसमें कानून और नियम थे, बस अनावश्यक साहित्य नहीं था, कानून और नियम थे। उसकी एक पुस्तक लिखवाई थी फतवा ए आलमगीरी। कौन सी भाषा में लिखवाई है? फारसी भाषा में। महत्वपूर्ण नाम है फतवा आलमगीरी, फारसी भाषा में। किसकी पुस्तक है? कानून और न्याय की पुस्तक। दो पुस्तकें और हैं। गुलाम हुसैन ने सियार उल मुतखरीन या सीद उल मुतखरीन नामक पुस्तक लिखी है। सियार उल मुतखरीन या सिद रुल मुतखरीन, ये किसका लेखक कौन है? गुलाम हुसैन। इंपॉर्टेंट नाम है ये प्रश्न। सियार उल मुतखरीन नाम ज़्यादा आता है, लेखक है गुलाम हुसैन। हरिचरण दास वाली पुस्तक ज़्यादा नहीं है, तवारीख चहार गुलजार शुजाई, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, फिर भी आ सकती है, लिख दी मैंने। मुगल कालीन साहित्य यहाँ लगभग कंप्लीट होता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुगल काल के अंदर फारसी भाषा का विकास तो हो ही रहा था, लेकिन फारसी भाषा के साथ साथ एक भाषा का और विकास हो रहा था, वो थी हिंदी भाषा का। तो हिंदी भाषा का विकास होने के कारण इसके अंदर हिंदी में भी खूब सारी रचनाएं हुई है। अकबर के काल में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, विनय पत्रिका की रचना की और साथ ही साथ अन्य 25 ग्रंथ भी उन्होंने लिखे हैं। ये महत्वपूर्ण रचना है, लाइन है कि अकबर के समय को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर के समय हिंदी साहित्य की खूब सारी रचनाएं हुई है। सूरदास जी की रचना सूरसागर, अकबर के समय, ये सारी रचनाएं अकबर के समय हो रही है। सूरदास जी ने सूरसागर की रचना की है, रहीमदास जी ने रहीम सतसई की रचना की है, रस खान ने प्रेम वाटिका लिखी है और मीराबाई ने किसकी रचना की है? भजनों की। और ये सब किस समय की है? अकबर के समय। जहांगीर के समय इतनी रचना नहीं हुई है। शाहजहाँ के समय कुछ रचनाएं हुई है, जिसमें केशव दास की रचना है कवि प्रिया और रसिक प्रिया और रामचंद्रिका। ये तीनों एक ही लेखक की रचना है। केशव दास ने किसके शासनकाल में लिखी है? शाहजहाँ के शासनकाल में। कौन सी लिखी है? कवि प्रिया, रसिक प्रिया और रामचंद्रिका। तो इस प्रकार ये मुगल कालीन साहित्य समाप्त होता है। प्रयास करेंगे कि अगली जो कक्षा हो उसके अंदर हम लोग मुगल कालीन स्थापत्य और चित्रकला पर पूरा कर पाएँ, क्योंकि बहुत लंबे लेंदी टॉपिक है। हम लोग जब इतिहास पढ़ते हैं तो हम लोगों को भी लगभग 15 दिन लगते हैं इन बिंदुओं को, उनको एक कक्षा में संकलित करना बहुत कठिन कार्य होता है। फिर इतने सारा लिखना, टाइप करने में समय लगता है। तो प्रयास करेंगे मुगल कालीन जो वास्तुकला है, स्थापत्य कला है और चित्रकला है, उससे संबंधित चीज़ों को जल्द ही ले आएँ। बने रहिए, धन्यवाद, पढ़ते रहिए।